बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में एहतजाज जो है वो तेज़ होता जा रहा है और ये एहतजाज किसी इलेक्शन के लिए नहीं है या किसी और मामले के लिए नहीं है, बल्कि जो आवाम को इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं उस पर ये एहतजाज मुल्क भर में किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी हमने देखा कि दिन भर लोग या तो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, या फिर वो मुख्तलिफ जो बिजली के इदारे हैं उनके दफातर पर पहुँच कर वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी असना में हमने देखा कि इतने इजाफी बिल भेजे गए हैं कि लोग इस वक्त उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और बहुत ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अगर जो यूनिट्स हैं वो कम भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस पर भी जो बिल हैं वो इजाफी हैं। और उसमें जो सबसे अहम बात है देखने की वो ये कि जो इसकी जो कॉस्ट है बिजली की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा हम ये देख रहे होते हैं कि जो टैक्सेस लोगों पर आयद कर दिए जाते हैं उनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिसका बिल 2000 या 3000 आता था उसका बिल अब 10,000 रुपये आ रहा है। लोग जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। और हम ये भी देख रहे हैं इस पर साथ साथ कि इनकम टैक्स तक बिजली के बिलों में वसूल किया जा रहा है और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर ये आप पर जो है वो लागू होता है। तो ये बड़ा ही अफसोस की बात है। लेकिन एक हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बात सामने आई वो ये कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कल जो है वो एक बड़ा अहम इजलास यानी कि इतवार के रोज़ बुला लिया है, जिसमें वज़ारत पानी और बिजली और तकसीम कार कंपनीज जो है उनके नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तो देखते ये हैं कि आखिर उसमें होता क्या है। अगर अनवारुल हक काकड़ साहब चाहें तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई मसले का हल निकाल सकते हैं, ख़ासकर जो इजाफी बिल हैं जिसमें हम मेरे पास अब ये बिल है, किसी साहब का बिल है ये, उसमें उन्होंने बताया कि जी इसमें जीएसटी भी है, इसमें टीवी फीस भी वसूल की जा रही है, इसमें इनकम टैक्स भी वसूल किया जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, रिटेलर्स टैक्स है, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि लगाकर आवाम जो हैं उनको इस वक्त एक बिजली का ज़ोरदार झटका दिया जा रहा है। खुदा करे कि इस पर कोई फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ ज़रूर सामने आए। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि कुछ झटके जो हैं वो जेल में भी लग रहे हैं और जो पीटीआई चेयरमैन हैं या साबिक चेयरमैन कह लें, उनके खिलाफ एक और मुकदमे में बाकायदा तौर पे तफ्तीश जो है वो शुरू हो गई है। और अब बज़ाहिर शायद ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर जो है वो बात डाली जा रही है कि जी साइफर मैंने नहीं गुम किया, फ़लाँ ने गुम किया, ऐसा जो है वो हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और ख़ासकर इलेक्शन जो हैं उस पर भी हमने बात करनी है। और आज ख़ास तौर से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी सरगर्म रहती हैं, समीना पाशा साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समीना आपका कि आप तशरीफ़ लाई। और मुझे लंदन से, क्योंकि हमें लंदन से खबरें चाहिए, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तारीख़ क्या दी गई है और क्या उनका मंशूर होने जा रहा है, तो हमने सोचा कि ज़रा अज़हर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम ज़रा मालूमात इकट्ठी करेंगे। और हमें इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब यासीन आज़ाद साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आपको भी सर वेलकम करते हैं। मैं ज़रा यासीन साहब सर क्विकली, इससे पहले कि हम ज़रा समीना की तरफ जाएँ, मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, यासीन साहब की तरफ बल्कि हम जाते हैं, शायद आवाज़ का कोई इशू है। समीना, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये बताएं कि आपका भी ज़ाहिर है एक घर है, उसका बिल भी आता है और मुतवसत तबके से जो है वो आपका ताल्लुक़ है, वो कितना कोई बिल आ रहा है आजकल? लोग तो बिल जला रहे हैं, दिल जला रहे हैं, रक्शे जला रहे हैं, हम खून जला रहे हैं, क्या करें? शुक्रिया सलमान आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त दिल भी जल रहे हैं और बिल भी जल रहे हैं। और जो आपने मेरे बिल की बात की, तो जैसे अभी आप पोस्टमार्टम कर रहे थे एक बिल का, तो मैंने भी कुछ अपने घर पे बैठकर यही काम किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर का जो बिल था उसमें तकरीबन जितना बिल था उसके ही करीब उतने ही ऑलमोस्ट टैक्सेस जो थे वो उसमें शामिल थे। एक्चुअल बिल जो था उसकी कीमत सिर्फ 27,000 रुपये थी, तो उसके बाद फिर जितना बिल था वो सारे सिर्फ टैक्सेस से भरा हुआ बिल था। हालांकि कोई इतना लग्जरियस घर नहीं है मेरा और ना ही कोई हमारे घर 24 घंटे एसी चल रहा है। यही शिकायत सामने आ रही है समीना इस वक्त मुल्क भर में आवाम, क्योंकि देखें हम हैं पब्लिक के नुमाइंदे, यानी कि हम उनको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि टेलीविज़न पे या हम जो हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स होते हैं उन पर हम आवाम का जो मसला है उसे बयान करते हैं ताकि जो हुक्मरान हैं वो देखें। और ऐसा होता भी है, नोटिस लिया जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पर जो बात चलती है लोग देखते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है वो ले तो लिया है नोटिस इसका, कल जो है वो इजलास करने जा रहे हैं। कोई उम्मीद है आपको कि कुछ शायद कोई
रिलीफ मिल जाए आवाम को? देखिए सलमान, सीधी सी बात है, आपके शो का नाम बड़ा अच्छा है, रियासत और अवाम, लेकिन सच्ची बात ये फिलहाल तो रियासत ही रियासत नजर आती है, अवाम तो कहीं नजर नहीं आती प्रायोरिटी में। सड़कों पर है ना, सड़कों पर है लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है। अशराफिया की प्रायोरिटी में अवाम नजर नहीं आती है। आप देखिए कि जो उनके जितने कंसर्न्स हैं, जितने इजलास होते हैं, जितनी बंद कमरों में इजलास हैं, जितने खुले कमरों में इजलास हैं, सब में जो एजेंडा है उसमें अवाम कहाँ है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। और वैसे भी रियासत और अवाम के दरमियान जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम है आईन पाकिस्तान। और आईन पाकिस्तान तो इस वक्त लगता है कि अमलन तकरीबन मुअत्तल हुआ पड़ा है। अब पता नहीं कितना कहना है कितना नहीं, लेकिन सच्ची बात यही है कि आप देख लें कि जो इस वक्त अवाम है उसका इदारों पर से, उसका रियासत पर से, उसका सियासी जमातों पर से ऐसा लगता है बिल्कुल एतमाद उठ चुका है। और जो आपने बात की अभी कि वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया है, तो ये आप इतने साल से सहाफ़त में हैं, मैं भी और आप भी, और हम साथ में कितनी जगह पे काम करते रहे, आपको मालूम ही है कि ये नोटिस कितनी दफा होते हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं नोटिस ना लिया करें, उसका उल्टा ही असर होता है। एग्जैक्टली, जब नोटिस लेते हैं कीमत और बढ़ जाती है। कमेटी जब कोई बनती है तो हम कहते हैं कि कमेटी डल गई है, पता नहीं कब खुलेगी। कमीशन भी जब बनता है तो हम कहते हैं इस कमीशन की रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। तो ये सारे दर्शनी मामलात होते हैं जो सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए होते हैं, ना इसमें कोई सही तौर पर सही मानों में हम देखते हैं कि उस पर कोई अमल दरामद होता है, अगर कोई फैसले हो भी जाए। और अगर इस वक्त तो सूरत हाल ये कि आप इजलास में करेंगे क्या? आप तो फंसे पड़े हैं IMF के मुआहदों के बाद, इस तरह से आप जकड़े हुए हैं कि आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे। जो आपने खूनी किस्म के मुआहदे किए हुए हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये अब जो सारी बात है कि आप नोटिस ले लें, बैठ के ब्रीफिंग्स ले लें, उसमें आप क्या ऐसे ही होगा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कोई आप ऐलानात कर दें, लेकिन उसका आवाम चलें तक समीना, उसका इतना रिलीफ मायूस ना पहुंचता नहीं करें, हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे काकड़ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, महरूम जो है वो सूबा है, वहाँ से ताल्लुक़ है, तो वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ हो सकता है अच्छे इक़दाम के लिए कोई रिलीफ दे दें। यासीन आज़ाद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं जाना चाहूँगा। यासीन साहब, सर अवाम तो फंसे हुए हैं अभी बिजली के इशू में, अभी वो गैस के भी ऊपर भी बात हो रही है कि शायद उसके प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो जो अवाम अपनी रोजी रोटी में फंसे हुए हैं, उनको इससे आपको लगता है कुछ लेना देना है कि भाई कौन वापस आ रहा है लंदन से, इलेक्शन में कौन जा रहा है, किससे जेल में तहकीकात हो रही हैं नहीं हो रही हैं? वो कहते हैं भाई माफ़ कर दो हमें सिर्फ हमें जीने का हक दे दो जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे। यासीन साहब सर, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो गरीब लोग हैं, उनका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है कि किसके ख़िलाफ़ FIR कटी है, किसके ख़िलाफ़ मुकदमा बना है, आइन का आर्टिकल 224 क्या कहता है, 62 क्या कहता है, 63 क्या कहता है। इन तमाम चीज़ों से अवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो ये हैं कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान है, और जब आप पाकिस्तान के गरीब लोगों की तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 25 या 30 हज़ार रुपया करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जिस अंदाज से बिजली के बिल आते हैं या जिस अंदाज से महंगाई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के गरीब लोगों का जो मसला है वो महंगाई है, बिजली के बिल हैं, और जिस अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो उनके मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, वक्त पे इलेक्शन होता है, किसको इसका बेनिफिट मिलता है, किसको नहीं मिलता। ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अवामी मैंडेट लेके आएंगे उनको फ़ायदा इसका मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसा है कि आजकल बिजली के जो बिल आ रहे हैं, यकीन करें कि चंद दिन पहले एक आदमी मुझे मिला, तो उसने कहा, इससे मैंने पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो उसने कहा जी 20,000 रुपये है। तो मैंने कहा कि आप किस तरह पुल ऑन करते हैं? तो उसने मुझे जवाब दिया कि 13,000 का तो मेरा बिजली का बिल आया है, बाकी मेरे पास बचते हैं 7,000। तो 7,000 में मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं किस तरह से गुजारा करूँगा, मकान का किराया कहाँ से दूँगा? ये है मसाइल गरीब लोगों के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी जो हमारे इदारे हैं, जिसमें हमारे आइनी इदारे, मिसारी टू से कि अदलिया का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा हो, पार्लियामेंट का चूँकि कौमी असम्बली ख़त्म हो चुकी है, बहरहाल वो भी अपना एक आइनी इदारा है, सेनेट अपनी जगह पे मौजूद है। इन लोगों का ज़ाहिर है कि जो तरीक़ाकार है वो है, लेकिन प्रॉब्लम मेरा यह है कि पाकिस्तान के इतने ख़राब हालात के बावजूद हमारे इदारों के जो हेड हैं वो कानून और आइन के मुताबिक कोई स्टेप नहीं उठा रहे, बल्कि बजाय कानून और आइन के मुताबिक मामलात को टेकअप करें,
वो अपनी अना की खातर जो है ना मामलात को बिल्कुल ख़राब तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारे मसाइल बढ़ेंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे अब तमाम मामलात हैं, तो आज बिजली के लिए आपने देखा होगा कि हर जगह से जलसे जुलूस निकल रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, और बिजली के अंदर इनडायरेक्ट जो बिल लग के आते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी कोई ना किसी सूरत में टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को देता है, रियासत को देता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के गरीब लोग टैक्स नहीं देते। बिजली के बिल उठा के देख लें, उसमें जो टैक्सीज हैं, गवर्नमेंट के कितने टैक्सीज हैं और बिल कितना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये बात हकीकत है कि महंगाई दुनिया में है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन दुनिया में जो महंगाई है वहाँ लोगों को उसी हिसाब से जो सैलरी है वो मिलती है ताकि वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मसले मसाइल इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि आप पाकिस्तान के लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई ये जो सब्ज़ हलाली बुक आइन है जिसकी बात आप लोग करते हैं, और ये कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 120 दिन में होने चाहिए, जो भी है वो ये कहते हैं, ये हमारे मसले मसाइल नहीं है। एग्जैक्टली वही हमारे मसले मसाइल ये हैं कि हमें खाने जी जी जी, अच्छा तो हमें खाने के लिए मैं जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप साथ ही रहिएगा। ज़ाहिर है हमने आगे और भी ज़रा बातचीत करनी है आपसे, कुछ कानूनी नुकात पर भी बात करनी है। अजहर जावेद साहब लंदन से क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एक रोज़ पहले इजलास हुआ लंदन में, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग उस इजलास में मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, और आप लोगों की भी यानी सहाफ़ियों की भी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। ये बताएं कि क्या ये जो महंगाई है, ये जो अवामी मसाइल हैं, ये भी डिस्कस हुए उस इजलास के अंदर, किस सतह पर हुए और क्या कोई फ़ैसले किए गए, और इस पर क्या सोचा गया कि जो 15-16 माह नून लीग जो जिसमें बरसर इक़्तिदार रही है, ऐसा क्या कुछ किया है कि वो इस मामले को मंशूर का अपना हिस्सा बना सकेंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बिल्कुल इस मामले पे न सिर्फ बात हुई है, बल्कि बड़ी डिटेल बात हुई है। अच्छा। आपको पता है मैं तकरीबन 3 हफ्ते पाकिस्तान में रह के गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान से आने के बाद पहली मुलाकात थी मियां नवाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पे मौजूद थे। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे पूछा कि आप हो के आए तो बताएं क्या सूरत हाल है। एक उन्होंने राय जानने की कोशिश की। अच्छा। तो मैंने उन्हें टीवी नहीं देखते अजहर साहब? एक जुमला या दो जुमले में कह दिया रोजाना एहतजाज वगैरह, मैंने कहा टीवी पे भी तो आ ही रहा होता है। जी बिल्कुल, लेकिन वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन पाकिस्तान से दूर हैं, तो पाकिस्तान की अभी यहाँ पर बात मसाइल की करना मुनासिब नहीं। आज उनका इस तरह से वो एक चल रहा है, क्लिप वायरल हुआ है। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं जो अपनी मुलाकात है मैं उसका अहवाल उसी में महंगाई के हवाले से, तो मैंने उनको यही एक दो अल्फाज में जुमलों में यही कहा कि आपकी वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, सिर्फ एक अपोजिशन है और वो है महंगाई। और महंगाई जो है वही आपकी अगले इलेक्शन का फैसला करेगी। बड़ा ओपनली मैंने उनको बताया, क्योंकि जो तकरीबन 3 हफ्ते में जितनी भी जगहों पे गया, लोगों से मुलाकात हुई, और निचले तबके से लेके अशराफिया तक पहली दफा हुआ कि अशराफिया भी बिजली के बिलों से और महंगाई से परेशान नजर आ रही। तो मैंने अपने तौर पे जो सिचुएशन थी उनको बताई, और जाहिर बात है उनको फीडबैक मिलता है, और मेरी बात पे भी उन्होंने फिर आगे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, कुछ और उन्होंने चीज़ें भी पूछी। तो उस महफिल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी थे, तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि महंगाई जो है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है, और उनका ये कहना था कि इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो नीचे गरीब तबका हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसी मौका पर बात जब हुई, आगे बढ़ी, तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का ये कहना था, बल्कि इस बात पे हुआ कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसके जिम्मेदार गुज़िश्ता 16 माह की पीडीएम हुकूमत है, या क्या इसकी जिम्मेदार पीछे 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, या उससे पहले जो 2017 में जिस तरह पाकिस्तान चल रहा था। और नवाज शरीफ साहब ने इस पर भी बात की कि 2017 के चलते हुए पाकिस्तान को जिस तरह तब्दीली प्रोजेक्ट के जरिए रोका गया, कि अगर वो ना रोका जाता, ना एक वोटिंग के अमल को दागदार किया जाता, ना प्री इलेक्शन जो धांधली थी हुई जनूबी पंजाब में, आपको पता क्या हुआ, किस तरह लोगों को रोका गया, और उसके बावजूद आरटीएस बिठा के रात को जिस तरह जो धांधली के इल्जामात लगे, अगर वो ना होता, और उसके बावजूद पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी अक्सरियती जमात थी, उसको हुकूमत नहीं बना दी जाती, तो उनका ये कहना था कि ये चीज ना होती।
तो बिल्कुल वो इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने कोशिश भी की और आइंदा भी इस पे करेंगे। तो इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हम इस पे भरपूर एक लाए अमल भी देंगे। अच्छा। और उसी मीटिंग में उनकी वापसी के हवाले से बात ये ना अजहर भाई, बात ये, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, बल्कि एक ब्रेक ले लेते हैं जाते जाते, क्योंकि जो आप जो कह रहे हैं कि जी अगर वो ना हुआ होता तो ये होता, मेरे ख्याल है कि अब इस चीज़ से आगे सब सियासी जमातों को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो वही बात होगी ना, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो कब तक जो है वो पिछले आज जो एहतजाज हो रहा है, अगर आज आप आवाम से पूछेंगे तो वो हक बजाने में ये कहने में कि नहीं जी इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये तो जो पिछली हुकूमत गुजरी है उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अवामी इश्यूज़ जो हैं वो इस वक्त नज़रअंदाज हो रहे हैं और दीगर जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अहम मामलात वो भी हैं क्योंकि वो सियासी रहनुमाओं से जुड़े हैं। वो सियासी रहनुमा ये दावा करते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो हम आएंगे इक़्तिदार में, आवाम के मसाइल हल करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। समीना, आज जो एक और डेवलपमेंट हुई, अहम डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि जो कासिम के अब्बू हैं PTI चेयरमैन, उनको साइफर मुकदमे में बाकायदा उनसे तफ्तीश जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। अब आप उन्हें कैदी नंबर 804 भी कह सकते हैं। वो भी कह सकते हैं, कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आम फहम जो है ना वो ये भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैदी नंबर 804 से तफ्तीश जो है वो बाकायदा अब शुरू हो गई है। और एक साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं नाम अभी नहीं लेता, बकौल उनके कि जी जो PTI चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने कुछ नहीं किया, वो एक जो जनरल साहब थे उन्होंने साइफर को गुम किया है, या फिर शाह महमूद कुरैशी ने। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो तो वजारत ख़ारजा में। तो ये क्या हो क्या रहा है, एक दूसरे पर वो क्या अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि जी हम तो कसूरवार नहीं है। जो भी किसी का कोई ट्वीट हो, मैं तो अभी उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगी सलमान कि एग्जैक्टली जब तक कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं सामने आती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा या नहीं कहा, क्योंकि बातें तो और भी बड़ी अंदर से हमें सुनने को मिल रही थी, बाद में उसके अलग मुखालिफ बातें भी बहुत सारी सुनने को मिली। तो अभी जितनी भी हैं ये सब कयास आराइयां, जिसको जो सूट करता है वो वही घड़ लेता है कहानी। तो अभी ये नहीं हम कह सकते कि क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। लेकिन जहाँ तक साइफर वाले मामले की बात है, ऑनेस्टली इसमें बहुत सारे तजादात हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और जहाँ तक गुमशुदगी की बात है तो उस पर भी बड़े क्वेश्चंस हैं कि जनाब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि साइफर था नहीं, फिर साइफर हो भी गया, फिर साइफर हुआ तो उसके बाद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हमें तो ये बताया गया कि वो तो रूटीन मैटर्स हैं, ऐसे तो आते रहते हैं। अब वो इतना संगीन मामला हो गया है कि उसके ऊपर जो है वो पूरे का पूरा मुकदमा चल गया और वो सब कुछ हो गया। फिर चलिए अगर ये भी हम मान लें कि जी बात संगीन हो या आम हो, उसको आउट नहीं करना था, या ये जो इस चीज़ का तो फिर पूरा अभी पता लगाना ज़रूरी है कि वो किधर से आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। ज़रूरी तो नहीं कि इन्हीं की तरफ से आउट हुआ हो या किसी और तरफ से भी आउट हो सकता है। तो इस पे भी बहुत सारे जो है वो इफ़ एंड बट्स हैं। जहाँ तक ये बात है कि कोई एक दूसरे पे डाल रहा है या नहीं, तो उसकी तो कई कॉपीज़ थी जो इधर उधर बहुत सारे सहाफ़ी भी क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास हैं, और फिर ये भी पता चला कि वो डिक्लासिफाई भी कर दिया गया था कैबिनेट की तरफ से। तो फिर भी उसमें आखिरी इत्तला ये वो ये कि PTI चेयरमैन ने इस तफ्तीश में जो उन्होंने उनसे पूछगछ हुई है उसमें उन्होंने फिर एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी मुझसे गुम हो गया है। वो एक कॉपी उनके पास भी होगी। अब वो एग्जैक्टली अब देखें, ये फिर अगेन वो बड़ी बात है, जो आईनी और कानूनी माहिरीन भी इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये कि एक जो PM होता है या जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद तो नहीं अपनी फाइल्स अरेंज कर रहा होता या चीज़ें संभाल के रख रहा होता। जाहिर सी बात है जो उनका स्टाफ है वो इस चीज़ के लिए सारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनकी फाइल्स, उनकी एक एक कागज खुद तो नहीं संभाल रहा होता। तो इसको ये देखना होगा, एड्रेस करना पड़ेगा ना इस चीज़ को कि अगर ऐसा है कि उनके ऑफिस से साइफर गायब हुआ है तो फिर उनके ऑफिस का कौन जिम्मेदार बंदा है जिसने चीज़ों को इधर। मैं ज़रा अजहर भाई से भी पूछ लूँ, ज़रा अजहर साहब ये फरमाएं कि जो सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हैं ये कल के इजलास में मौजूद थे वहाँ पे, ऐसा ही है? इनकी तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा, और उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया, ये मेरे ख्याल है कोई आज की तारीख का ट्वीट है और बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है कि जी पाकिस्तान आगे सिर्फ उस वक्त ही बढ़ सकता है जब माजी की गलतियों का तदारुक किया जाए। तदारुक उस वक्त होगा जब उन किरदारों को सज़ा दी जाएगी जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। कासिम के अब्बू को मेरे मुंह से निकल गया। पानामा के फैसले से शुरू होने वाली साजिश ने पाकिस्तान की मईशत, अखलाकियात और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। और आखिरी जो उनका जुमला है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इदारों को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को बचाना है या अपने पेटी भाइयों को। क्या चल रहा है अजहर भाई, क्या कोई गिरफ्तारी होने जा रही है, कोई डिस्कशन हुई है इस पर, गारंटीज वगैरह सामने आई हैं? एक तो मैं पहले बताऊं, जो कल का इजलास था वो एक आम महफिल थी,
मतलब अच्छा। काफ़ी जो लोग मिलने आए हुए थे वो पाकिस्तान से। जुमे को ये रूटीन होती है कि 11-12 बजे के बाद कोई 1 घंटे के लिए मियाँ साहब एक इजलास आम मुनक्किद करते हैं, जिसमें पार्टी के जो डिफरेंट लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं। कोई खुफिया इजलास नहीं था, अच्छा। ठीक है। जो खुली फैसले कचहरी थी। हुए वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ का साहब की जो मुलाकातें थी वो उसमें पहले हो चुके थे। और जब कल ये जो बात की है ना डॉक्टर अफनान ने, अगर इसको सोचे, आपने भी अपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स में बड़ा कैजुअली कह दिया कि जो पहले हो गया अब हमें आगे देखना है। सलमान भाई, इसके जब तक आप जो किसी ने सजा की दी, जो जुर्म किया होता है या इल्जाम लगता है, जब तक आप उस चीज को निपटा ना ले, फैसला ना कर ले कि कौन कसूरवार था, क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक मामला ठीक नहीं हो सकता। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान को जिस हालत में रखा गया है, 2014 में जो एक साजिश शुरू हुई, जो हाजिर सर्वर से एक जनरल यहाँ पे लंदन में आया, मेरे ख्याल शायद मैंने आपको लास्ट टाइम जगह भी दिखाई वो, जब वो यहाँ पे बैठा, यहाँ पे कासिम के अबू आए, यहाँ पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी आए, चौधरी परवेज अलाई आए, चौधरी शुजात आए, और उस हाजिर सर्वर बाफौजी वर्दी शख्स की जेर निगरानी यहाँ पे एक साजिश रची गई। और उस साजिश में यह फैसला हुआ कि हमने एक मुंतखब हुकूमत को, एक मुंतखब वजीर आजम को गिराना है, और एक गैर मुल्की सरजमीन पर वो बैठकर साजिश की गई। क्या वो भी लंदन प्लान था किरदारों को, मेरी बात सुन ले आप जरा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। ये जो डॉक्टर इरफान ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो 2014 से लेकर 10 साल तक आपका मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं हो सका। जो धरने शुरू हुए, जो धरनों के बाद भी हुकूमत नहीं गई, 2017 में पनामा के नाम पर जो जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो खेल रचाया, जिस तरह उन्होंने अरशद मलिक और दूसरे जज को कह के, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जज थे जैसे शौकत सिद्दीकी, उनकी गवाही आ चुकी, अरशद मलिक कह चुका। तो ये लोग जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस जो सूरत हाल का। जब तक आप इन लोगों को सजा नहीं देंगे, सबसे पहले अदलिया के वो किरदार जैसे साकिब निसार के साथ जिन्होंने वो सो मोटो लिया और जिन्होंने कहा कि लाए हमारे पास, आप क्यों सड़कों में फिर रहे हैं, हमारे पास आए, हम आपकी सुनते हैं। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो किरदार अदा किया, फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब का जो किरदार था। तो जब तक इन लोगों को आप कटहरे में ला के सजा नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आप कल फिर इलेक्शन करवा दे, फिर यही होगा, परसों इलेक्शन करवा दें, यही होगा। आपका एक पॉइंट है, मैं जरा यासीन साहब की तरफ ले जाना चाहता हूं। यासीन साहब, सर हम में है इतनी हिम्मत है, इतनी जसारत है, या एक लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, कि हम वो कर सकते हैं कि जी हाँ जी बैठो, एक जिस तरह साउथ अफ्रीका में बना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और उसमें जो है वो मामला तय किए गए कि अच्छा जी ठीक है ये गलतियाँ हुई हैं, जिसकी तरफ अजहर जावेद साहब इशारा कर रहे हैं। ये मुमकिन हो सकेगा कभी अपनी गलतियों को हम मानेंगे और मानकर आगे बढ़ने की हम हिम्मत कर सकते हैं, जसारत कर सकते हैं, ये जिसको करनी चाहिए उनमें इतना ज़र्फ है, हिम्मत है, वो कर सकते हैं? सर पहली बात यह है कि हम बातें तो काफ़ी बड़ी बड़ी करते हैं। क्या 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश का वजूद में आया, तो क्या उस सदमे से को हम बर्दाश्त कर सके? हमने बड़े आराम से बर्दाश्त कर लिया। और मैंने उस ज़माने में भी ये देखा था कि एक उस वक्त जो अदर सर्विस जनरल थे, उन्होंने कहा थैंक्स गॉड के बंगालियों से हमारी जान बची। अब जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है, जितनी बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि इस मुल्क के हालात की तबाही व बर्बादी के अंदर मैं अपने आइनी इदारों का, जहाँ आप सियासतदानों की बात करते हैं, घूम फिर के हम सियासतदानों को इसलिए कहते हैं कि उन पे के मतलब हम खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो आइनी इदारे हमारे इन्वॉल्व हैं, जिनको न इस मुल्क की तबाही बर्बादी में अपना एक रोल प्ले किया, उनका नाम हम इसलिए नहीं लेते कि शायद हमारे दिल में एक डर और खौफ है, हालांकि हमें उनका नाम लेना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कहता हूँ कि मसलन हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर लोग जो हैं, जो हमारी ये बुक है सब्ज़ लाली बुक, जिसको हम दस्तूर पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान कहते हैं, उसमें अगर उनके ओत को आप देख लें तो उनके लिए सियासत पे बातचीत करना सख्ती से मना है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा सियासत हम ही करते हैं। वक्तन फ़क्तन इस मुल्क के अंदर जब कभी भी मार्शल लॉ आया, क्या हमारी अदलिया ने कभी किसी गैर मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? कर देते तो मुमकिन है आज जिन हालात की तरफ हम निशानदेही करते हैं शायद ना कर पाते।
तो आप सिर्फ सियासतदानों को इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं खिला सकते। मैं तो आइनी इदारों को भी इस बात का ज़िम्मेदार डिक्लेयर करता हूँ कि इस मुल्क की और तबाही व बर्बादी में किसी ने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो मसलन सियासतदान हैं उनको सियासत करने दी जाती। अदलिया का इदारा अपना अदलिया के इदारे का काम है लोगों के, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम या 23 करोड़ आवाम को इंसाफ फराहम करना। इसी तरह मसलन दूसरे आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। आज जिस तरह हमारे सेनेटर के स्टेटमेंट के मतलब आपने कहा, क्या हम गलतियों का अगर तस्लीम कर लें तो इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने माजी में दोहराई। सर बड़ा ये इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है। आजकल अगर आप देख लें सर, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने एक ब्रेक लेनी है। जाते जाते अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर आज़म है, उनका बड़ा दिलचस्प एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जी मुल्क जो है वो इस वक्त जमहूरी अमल जो है उसमें उसका इर्तका हो रहा है। 76 साल से जो है ना वो ये इर्तका चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी एक बार फिर। और मैं ज़रा सबीना की तरफ जाना। तो सबीना, एक तो ये कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है, क्योंकि हम इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो कहती है कि जी 90 दिन में इलेक्शन अगर ना हुआ तो आइनी बहरान है। अच्छा जी, नून लीग कहती है कि जी सियासी जमातों ने नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के लिए मुआहिदा किया था बाकायदा, जिसकी बुनियाद पर CCI जो है ना वो उसने अप्रूव किया था सेंसस को। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम सबको यकसा मौक़े जो हैं वो फराम करेंगे। ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, आपके ख्याल में ये भी कोई नूरा कुश्ती आपको लग रही है कि नहीं वाकई आमने सामने आ गए हैं? थ्रू आउट ही नूरा कुश्ती। अभी अजहर भाई बात कर रहे थे उनके इजलास के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट सारी उन्होंने रिवील की चीज़ें, लेकिन सलमान उसमें फिर अगेन वही बात है, आपने हर दफ़ा आके क्या सिर्फ बयानियाँ बनाना है? यानी आपने आकर यही कहना है कि जी उस वक्त ये हुआ था वो हुआ था। भाई पिछले 16 महीने से किसकी थी हुकूमत? थी ना इन्हीं की हुकूमत, तो करते कार्रवाई क्यों नहीं? बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई की क्यों नहीं आपने? फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की क्यों नहीं आपने? साकिब निसार के खिलाफ सिर्फ बुरा भला कहना है, तनकीद करनी है सिर्फ इसलिए कि आपको एक नैरेटिव चाहिए। अगर आप सच में इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं तो पहली बात आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि आप कार्रवाई फिर कैसे करते जब आप खुद उन्हीं के साथ बाद में मामला तय करके सारी चीजें करके के बगैर अगर आप आ ही नहीं सकते तो कार्रवाई कैसे करेंगे? आप बाद में आके बात भी ना फिर करें। या तो आपने खुद टीवी पर आकर मानना है, ख्वाजा आसिफ साहब की ऑन रिकॉर्ड हैं स्टेटमेंट सारी कि जी किस तरह से बाजवा साहब ने उन्हें एक्सटेंशन के बदले जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस भिजवाया वगैरह वगैरह, सारी चीजें हैं ना ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब है पीछे सारी व्हीलिंग डीलिंग चल रही है और आगे आके आप रोना रोते हैं कि जी उन्होंने आके हमारी जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई वो क्या एक तरफा डील कर रहे थे? दूसरी तरफ कौन था? अच्छा। और दूसरी जो आपने बात की, मैं 1 मिनट इंटरप्ट यहाँ पे कर दूँ। अंसार अब्बासी साहब का आपने शायद कॉलम पढ़ा है आज का, वो ये कह रहे हैं कि जी PTI भी इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से दोनों के दरमियान यानी एस्टैब्लिशमेंट और PTI चेयरमैन के मामलात को जरा थोड़ा सा ठंडा करे। भाई नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की थी तो क्या हुआ था आपको पता है ना? याद है ना? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। जो उस वक्त हुकूमत गिराने का फैसला हुआ या नवाज शरीफ को हटाने का फैसला हुआ, इसी वजह से हुआ कि मुशर्रफ को आपने क्यों मुआवजा या उसके खिलाफ क्यों मुकदमा किया। अब इन हालात में आप कहते हैं, बिल्कुल समीना जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये तमाम जमातों का एक ही जो कह सकते हैं कि मकसद होता है, हसूल इक़्तिदार होता है। हसूल इक़्तिदार के लिए जब हसूल इक़्तिदार के लिए जो रास्ते होते हैं, बेस्ट रास्ता वो चुना जाता है। तो सर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके इक़्तिदार में आ रहे हैं, अगर आप अजहर भाई अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके इक़्तिदार में आ रहे हैं तो फिर आप अवामी मसाइल को हल कैसे करेंगे? फिर तो आप बात है ना सलमान, हर कोई अपनी हिस्ट्री ना वहां से शुरू करता है। 2017 तक आपकी सॉरी बात अजहर भाई, जो नवाज शरीफ है वो लोग कहेंगे कि जी 2014 से बड़ा। मैं उनकी तरफ बात सुन, पूरी बात होने दें फिर मैं आपकी तरफ। जी अजहर भाई बोले। 2017 तक हुकूमत मसाइल हल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, इस बात का फैसला कर रहे हैं। उसके बाद जो हुकूमत गिराने का फैसला हुआ, नवाज शरीफ को गिराने का फैसला हुआ, क्या वो सही था या गलत था? क्या उसमें भी देखें, कुछ भी कह ले, 2017 तक मईशत आपकी ठीक थी। आपने नवाज शरीफ को गिरा के पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की, ये तो एक फैक्ट है। डॉलर वही था, बिजली गैस और इसकी प्राइसेस ठीक जा रही थी।
अब देखिए अजहर भाई, ये बात तो क्लेम तो फिर जो पीटीआई चेयरमैन है वो भी करते हैं ना, वो कहते हैं 2018 में 2022 में आपने हमारे साथ जो है ना वो कर दिया, हम तो सब कुछ सही ट्रैक पे लेके जा रहे थे। बात ये है, सारी सियासी जमातों की एक ही कहानी है, उनकी हिस्ट्री वहां से शुरू होती है जहां से उनके साथ ज्यादती होती है, उससे पीछे वाली हिस्ट्री जो है ना वो याददाश्त से निकल जाती है। इक़्तिदार है, मैंने आपको पहले ही सम अप कर दिया कि मकसद तो अभी भी हमने बात की ना सलमान कि जी खड़े होंगे। अभी भी आप देखिए ना अजहर भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर अब्बासी साहब अपने कॉलम में या इसमें आर्टिकल में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि देखिए ना वो बड़े एक जय्यद साफी हैं। बात यह है कि वो कहीं ना कहीं से कोई खबर लाएं निकाल के, उनकी खबरें ठीक साबित होती हैं। तो इसका जी आज आपको मैं खबर दे देता हूँ, दीजिए, अहम खबर दे देता हूँ कि जो ये मुलाकातें हुई हैं पिछले यूएस एम्बेसडर और जो दूसरे एम्बेसडर्स की हो रही है, क्या लंदन से कोशिश नहीं हो रही कि कासिम के अबू को रिलीफ किया जाए? मैं इन चीजों का मुझे पता है कि यहाँ पे पूरी एक लॉबी चल रही है, जो पूरा जो गोल्डस्मिथ फैमिली है वो यहाँ से कोशिश कर रही है, मेंबरान पार्लियामेंट को एंगेज किया जा रहा है, बैकग्राउंड एक पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह कासिम के अबू को रिलीफ मिलके उसको काबिल कबूल बनाया जाए। क्या ये जायज है? क्या ये बिल्कुल उसी तरह की कोशिश है ना जैसे सऊदीया ने भी कोशिश करके मुशर्रफ की जेल से निकलवा लिया। हमेशा ये चीजें तो रहती हैं सर, मिल जाता है तो वो दोबारा खड़े होंगे। एग्जैक्टली, ये हमेशा ही अगेन अजहर भाई ये वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना, कहानी है पूरी। सऊदीया ने भी तो इसी तरह रिलीफ दिलवाया था नवाज शरीफ साहब को, वो भी मुशर्रफ की जेल से निकलवा के ले गए थे, मुकर भी गए थे ना बाद में, मुआहदा हमने नहीं बात ये कि ये तो हम एक वही सर्कल में आ गए ना वापस, वही विशेष सर्कल है, वही पॉलिटिक्स का। तो सवाल ये हो गया यासीन साहब, सर ने डील दिलवाई थी मुशर्रफ से, अगर आपको याद हो, बरतानी वज़ीर खारजा का एक किरदार था उस वक्त और उन्होंने अपनी किताब में भी माना था। तो हमारा मुझे तो ये लग रहा है आप फिर इसका मतलब है ये कह रहे हैं अजहर भाई कि ये जो अभी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई है हाई कमिश्नर या डिप्टी हाई कमिश्नर की, वो भी क्या कोई पैगाम ही लेकर गई है मरियम नवाज साहिबा के पास? नहीं, पैगाम वो नहीं लेके गई डायरेक्टली। बात यह कि एक बैकग्राउंड जो कोशिशें होती हैं वो जारी है, यहां से बरतानवी हुकूमत पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप पाकिस्तान की रियासत पे प्रेशर डालें कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। ये एक हकीकत है, इसके लिए लॉबिंग बाकायदा यहाँ पे मीडिया में भी हो रही है, यहाँ पर बाकायदा मेंबरान पार्लियामेंट को भी हो रही है और उनको कहा जा रहा है कि इस पे आवाज उठाएं। आज अगर कासिम के अबू को रिलीफ मिलता तो वो पाक और जिंदाबाद के कल नारे लगाएगा, आप लिख लें। बात सारी रिलीफ की है कि आप रिलीफ ले लें, उसके बाद अपनी मतलब की चीज करें। यासीन साहब, हमारे सियासतदान यासीन साहब सर, मुझे तो फिर वो बात याद आ गई कि जब मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए कोशिशें हो रही थी तो उस वक्त बड़ा एक जुमला मशहूर हुआ था कि जी ये कहा गया कि जी पहले इनको हटा देते हैं फिर उसके बाद तय कर लेंगे, पहले ਤੁਹਾਡੀ वारी फिर साड़ी वारी, यानी कि बारियां लगाने के लिए जो है वो तो आप इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप जो है वो फिर अपने अपने रास्ते जो है नाप लेते हैं। देखिए सर, जो बात आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपसे इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान ये बात तय कर लें कि वो मामलात को अपनी सतह पे चलाएंगे, किसी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर बात दूसरी हो जाती है। आप ये देख लें कि क्या साइफ़र के मामले में जिस तरह आपने डिस्कशन में कहा, क्या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने वो लेटर हज़ारों के लोगों की मौजूदगी में लहरा के नहीं कहा था कि वो साइफ़र है जिसकी वजह से हमें धमकी दी गई? एग्जैक्टली। क्या 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जो आप ने वज़ीर आज़म बनाया, क्या वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने बनाया था या ताकतवर लोगों ने बनाया था? तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने का कोई कंसेप्ट नहीं था, ना वो पार्टी जीत रही थी। उस वक्त भी इमरान खान को जो लोग चाहते थे, जो कहते थे कि भाई इसका और पाकिस्तान में और कोई मुतबादल नहीं है, ये आदमी पता नहीं आने के बाद पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा, तो आप उसको लेके आए। कराची जैसे शहर में जहाँ मैं पिछले 60 साल से आबाद हूँ, लियारी का रिज़ल्ट जो हमेशा 12 और 1 बजे आ जाता था, 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आया, उस पर किसी ने कोई इतराज़ किया? या जो सिस्टम था इलेक्शन कराने का, जब रात के 12 बजे उस सिस्टम को आपने तबाह बर्बाद कर दिया और तरीक़ाकार आपने रिज़ल्ट निकालना, अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट निकालना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 2018 के इलेक्शन में बड़े लोग इंटरफेयर नहीं करते तो फिर भी हुकूमत जो थी वो मियां नवाज शरीफ की बननी थी, किसी और की नहीं बननी थी। लेकिन चूँकि बड़े लोग नहीं चाहते थे, इस वजह से वो इमरान खान को लेके आए। 3.5 साल तक इमरान खान साहब ये कहते रहे
कि चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा जैसा आदमी, अजीम आदमी मैंने आज दिन तक नहीं देखा। फैज़ हमीद की वो तारीफ़ें करते रहे। उन्होंने कहा जनरल बाजवा जो है बड़ा जमहूरी आदमी है, बड़ा सिस्टम है, मैं और फ़ौज पाकिस्तान एक पेज के अंदर हैं। बिल्कुल। और सर, लेकिन अब तो ये सब कुछ 3.5 रिवर्स साल हो के गया ना। बाद अब तो ये मसला ये हो रहा है, समीना को मैं आखिरी कमेंट समीना, अब तो जो अंदर के वो कहते हैं ना कि जो भेदी हैं अब वही लंका ढा रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो तो फ़ौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे और जो है ना वो बड़ी उन्होंने कोशिश की, हमारा बड़ा साथ दिया। अब तो बबांगे दौल कह रहे हैं कि हाँ भाई साथ दिया था बाजवा साहब ने हमारा। बात यह है कि साथ किसका नहीं दिया, यहाँ पर कौन सी हुकूमत है जो कि उनके आशीर्वाद के बाद आई है, मुझे ये बता दें। अगर इमरान खान उनका प्रोजेक्ट था तो नवाज शरीफ का जनरल जिलानी का प्रोजेक्ट नहीं था। इमरान खान के सर पे तो दस्ते शफकत बड़े सालों के बाद आया है। नवाज शरीफ साहब के सर पे जब दस्ते शफकत रखा गया था उस वक्त तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था, कहाँ से उन्हें उठा के एकदम से लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ये सबकी कहानी है। इसलिए इसमें तो अगर ये आप कोई डिस्टिंग्विश कर दें कि ये सिर्फ इनके साथ हुआ और उनके साथ नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बनी है उनके आशीर्वाद से ही बनी है। और जहाँ तक ये बात है कि अब आगे क्या चल रहा है, असल बात ये है कि जब तक तमाम सियासी जमातें सबक नहीं सीख लेती कि आइंदा हमने उनका अलाकार नहीं बनना और उनके कहने के ऊपर कोई $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। और इसी $1 मिलियन क्वेश्चन के ऊपर हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप सबका अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।